अलग अलग स्कूलों के पेपर पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, उन सारे यूटीज पड़े हुए हैं और पेपर भी पड़े हुए हैं, उनमें से सारे क्वेश्चन निकाल लूँगा और तुम्हें दे दूँगा। वही तभी तो पेपर लेना जरूरी है। चिंता मत कर भाई, मैंने अभी खुद पेपर लेना है, आज रात को पेपर बनाऊँगा। हाँ कितने हैं भाई, बनाया नहीं है, आज रात को बना के बता दूँगा, आज रात को बना के बता दूँगा। आज रात को बता, हाँ जो डेफिनेशन पे आ सकती है, जो मैंने कराया वो करा दूँ। हाँ और एक बात और, फिर छोले भटूरे 1 बजे तक मिलेंगे, उसके बाद सैंडविच ही मिलेंगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट में। अगर आपको छोले भटूरे खाने हैं तो 1 बजे से पहले आना भाई, उसके बाद नहीं मिलेंगे, उसके बाद सैंडविच मलिका करके, ठीक है। पिछली बार, हाँ जी शुरू करते हैं जी, करें सर शुरू। क्या फिर नहीं मिल पाएंगे, फिर टेस्ट दे सकता है वो, ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। क्या क्लास नहीं है, ओनली टेस्ट, ओनली टेस्ट इंक्लूडिंग छोले भटूरे, विदाउट छोले भटूरे। अभी आज टेस्ट रात को बनाता हूँ, रात को मैसेज कर दूंगा कितनी देर का टेस्ट बना है। चलो भाई देखो भाई, कोई बात नहीं, तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का दे दियो, ठीक है जी। इधर देखो जी, क्या बता रहा था जो मैं, हाँ जी हम थे चैप्टर 1 पे, आज आपका चैप्टर 1 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। आपके कितने चैप्टर खत्म हो गए, 4, कितने खत्म हो गए, बस एक चैप्टर 3 रह जाएगा यूटी में। किस के आ रहा है चैप्टर 3 आ रहा है, कब है पेपर, जुलाई में ना, अभी किसका है, 24-25 मई हो जाएगा सर तब तक। और किसी का, हाँ क्या लास्ट है, कौन सी डेट को है, क्या ठीक है हो जाएगा सर, चिंता मत करो भगवान। अभी 3 क्लासों में हो जाएगा, अगले हफ्ते खत्म, नेक्स्ट फ्राइडे तक चैप्टर 3 खत्म, बस नेक्स्ट फ्राइडे तक चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, यानी कि फ्राइडे तक चैप्टर 3 खत्म, ओके। फिर ओनली टेस्ट 1 हफ्ता। सुनो भाई, टेस्ट 3 क्लास टेस्ट लूंगा, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है भाई मेरे को। हाँ आगे चलते हैं भाई, शुरू करें। देखो जो नेक्स्ट फ्राइडे तक चैप्टर 3 खत्म, अगले हफ्ते फिर टेस्ट, मंडे भी टेस्ट, वेडनेसडे भी टेस्ट, क्या इस संडे टेस्ट, अगले संडे भी क्लास नहीं, टेस्ट अगले पूरे, मैं 4 टेस्ट तुम्हारे रख दूंगा मैं, एक तो संडे टेस्ट है, फिर अगले हफ्ते भी अगले जो मेरा चैप्टर 3 करा दूं पूरा, फिर 3 टेस्ट लूंगा, ओके। सुबह स्कूल जाएगा संडे को, हाँ सुबह दे सकता है। अरे भाई पढ़ाना तो दे भाई अभी, चलो भाई अभी सब कुछ मैसेज कर दूंगा भाई, सब मैसेज आता है ना कि नहीं आता। हाँ भाई हमने रह गया भाई चैप्टर 1 का, कहाँ गई मैडम वो, क्या अच्छा पेज नंबर जो, तू बता रहा था तो पुलकित कहाँ आजकल आन कहीं गया हुआ है क्या, आया स्कूल। हाँ जो अगला देखो जी, पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 है स्पाइरल का, पेज नंबर 85 है स्पाइरल का, ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स, पेज नंबर 85 है जी ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स। बच्चों आपके पास 3 टॉपिक रह गए हैं चैप्टर 1 के, चैप्टर 1 भी आज खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव बच्चों रिपीटेटिव है थ्योरी, ये थ्योरी रिपीटेटिव है, ठीक है, ये आप कर चुके हो, कोई नई चीज नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन रखना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन रखना है। किसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा था हमने, किसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, बुक कीपिंग का पढ़ा था हमने, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस किया था। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव था सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन रखना, कि अगर हम सारे अकाउंट्स प्रॉपर वे में बनाते हैं तो जिससे हमारा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है जी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंट का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन रखना। दूसरा ऑब्जेक्टिव असर्टेन द प्रॉफिट लॉस, असर्टेन द, हम प्रॉफिट लॉस कैसे असर्टेन करते हैं,
हम प्रॉफिट लॉस कैसे असर्टेन करते हैं? ट्रेडिंग एंड पी अकाउंट बना के। ये सही प्रॉफिट लॉस कैसे असर्टेन होता है? करेक्ट प्रॉफिट लॉस असर्टेन होता है ट्रेडिंग एंड पी अकाउंट बना के। कैसे असर्टेन होता है? ट्रेडिंग एंड, जब हम ट्रेडिंग एंड पी अकाउंट बनाते हैं, एक साइड इनकम रखते हैं, एक साइड खर्चे रखते हैं, तो हमारा सही प्रॉफिट लॉस आ जाता है, हमारा सही प्रॉफिट लॉस। ठीक है जी। तीसरा ऑब्जेक्टिव, भैया मेरा ना लिंक सेम रहता है, कई बच्चे पूछ रहे हैं लिंक क्या है। लिंक मेरा हमेशा सेम रहता है, मैं आपको लिंक ग्रुप पे भेज रहा हूँ। अगर कभी किसी बच्चे को वो लेनी हो ना क्या ऑनलाइन, तो हमेशा ये लिंक संभाल लेना, कभी लिंक चेंज नहीं होता। तुम स्टार पिन मार दो ताकि तुम्हें मिलता रहे। लिख कर दे भाई पिन। कैसे करते मुझे नहीं आता पिन करना। ये ले भाई, ये पिन कर दे। मैं कर दिया दिव्यांश, कर दिया ना आपने, मेरा भी कर दे भाई। हाँ जी बच्चों, तीसरा ऑब्जेक्टिव, बच्चों तीसरा ऑब्जेक्टिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। अ सर्टेन, तो जो देखो रिपीट हो रही है थ्योरी बार बार, थ्योरी बार बार रिपीट हो रही है। अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे असर्टेन होती है? बैलेंस शीट से। किससे पोजीशन असर्टेन होती है? फिर बच्चों आपने पढ़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है, सर वो भूल गए आप, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट होती है। ठीक है सर, और इन दोनों को कंबाइन को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? हो गया पिन। भैया आगे से कभी मेरे से वो मत मांगना, लिंक हमेशा सेम रहता है। अगर किसी को ऑनलाइन करनी हो, ये जो लिंक भेजा है ग्रुप पे हमेशा सेम रहेगा। एंट्री पॉइंट नंबर 4, ये भी बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एडवांटेज में एग्जिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, एग्जिस्टेंस टू द, एंड लास्ट है आपका कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो जो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव, कोई नए नहीं है, थ्योरी रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? हाँ, कुछ हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था, कुछ चीज़ हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। तो अगर आप उनको मिला दो तो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अगर आपको याद हो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव था सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स से ट्रांजेक्शन बनाना। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो उसका ऑब्जेक्टिव इसका भी ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर आपने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस कर रहे थे। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव दो थे कि प्रॉफिट लॉस बनाना और बैलेंस शीट बनाना। प्रॉफिट लॉस को बोलते हैं असर्टेन प्रॉफिट लॉस। ये कैसे असर्टेन होता है? इसे बोलते हैं प्रॉफिट लॉस को असर्टेन करने को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? ये कैसे असर्टेन होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बना के। ये कैसे असर्टेन होता है? फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव था अकाउंटिंग का, असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? बैलेंस शीट। क्या होती है? ये बताती है कि अपने एसेट से लायबिलिटी पे करने के काबिल है या। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जिस्टेंस टू मैनेजमेंट। एग्जिस्टेंस टू, आपको ये याद होगा, ये चौथा और पांचवा है, ये मैं चौथा कहाँ पढ़ा था? एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में। कहाँ पढ़ा था? एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि मैनेजमेंट को कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं। मैनेजमेंट वो होती है जो बिजनेस चला रही होती है, इनको कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस फिक्स करना, कॉस्ट कंट्रोल करना। तो ये सारे डिसीजन मैनेजमेंट लेती है, उनको हेल्प करती है अकाउंट्स, उनको हेल्प करता है। समझ आ गई बच्चों बात? एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव है जो उससे रिजल्ट निकाला तो कम्युनिकेट कर दिया जाए। किसको? यूजर्स को। कौन होते हैं यूजर्स? इंटरनल यूजर्स एंड, ठीक है बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव अकाउंट याद हो गए। एक ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से ट्रांजेक्शन रखना। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। जब हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस किया था उसके अंदर मैंने ये तीनों ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। ये बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। ये कल हमने एडवांटेज में किया था, एग्जिस्टेंस टू मैनेजमेंट, एग्जिस्टेंस टू, और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का। ठीक है जी, ओके। तो जो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग याद हो गए। नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, एक टॉपिक हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 86 पे है जो इंटरनल यूजर्स है, एक्सटर्नल यूजर्स। पेज नंबर 86 पे है इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स।
पेज नंबर 86 पे है जी, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पेज नंबर 86 पे है। दो तरह के यूजर्स होते हैं, जो एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। भाई अभी हवा आ जाएगी तेरे पास, तेरे बिल्कुल ऊपर बढ़ेगी, ठीक है। हाँ मैं इसी ला दी, तेरे ऊपर पड़ेगी हवा, पंखा इसलिए बंद कर दिया मैंने। हाँ जी, जो यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ना, पहले पुराने जमाने में वर्कर्स को इंटरनल यूजर्स बोला जाता था। पुराने जमाने में हमारे टाइम पे, अभी 3-4 साल पहले चेंज हुआ है, वर्कर्स को अब इंटरनल यूजर से हटाकर कहाँ कर दिया गया, एक्सटर्नल में। तो ये जो पुराने नोट्स हैं, तो उसमें ना वर्कर्स को ना, एम्प्लॉयज वर्कर को यहाँ से हटा के एक्सटर्नल में कर लेना। कहाँ कर लेना, ठीक है। जो इसके अंदर पुराने पहले बुक्स के अंदर भी, हाँ जी सर, तुम्हारी मैम पुरानी है, उन्हें मैम को नई बुक दिखा देना। अभी चेक कर लेते हैं सर, क्योंकि हमारे टाइम पे तो एम्प्लॉयज इंटरनल में थे, 2 साल पहले उसे एक्सटर्नल में कर दिया गया। बाकी 1 मिनट और, हाँ भैया वैसे तो टीएसए वाले में उन्होंने 2 साल पहले ही कर दिया था एम्प्लॉयज को, कहाँ पे, एक्सटर्नल में। पहले वर्कर हमारे मतलब 3 साल पहले तक, यानी जब मैं 11th में था से लेकर 2021 तक, तो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स कहाँ आते थे, इंटरनल में आते थे। 2021 के बाद से टीएसए वाली चेंज हुई और उसने कहाँ कर दिया, एक्सटर्नल में कर दिया। कहाँ कर दिया। बाकी अगर तुम्हारी टीचर कहती है कि इंटरनल है, तो हमें मानना पड़ेगा कि नंबर तो उसने देने हैं। अगर वो 2 + 2 5 भी कहेगी, नंबर तो उससे 5 पे मिलने हैं। तो अगर आपकी टीचर देख लेना क्या कह रही है, एक बार कह के देख लेना, टीएस ग्रेवाल में। वो हो सकता है कि जो हमने भी जो पढ़ा था ना, जब हम 11 में थे और पढ़ा, अभी तक 2021 तक यही पढ़ाते आ रहे थे, क्या कि वर्कर्स कौन होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं। लेकिन 2021 के बाद टीएस ग्रेवाल ने चेंज किया, उसने वर्कर्स को कहाँ डाल दिया, एक्सटर्नल में डाल दिया। लेकिन अगर आपकी टीचर 2 + 2 5 पढ़ा रही है, तो 5 ही लिख कर आना पड़ेगा, उसी के नंबर आएंगे, ठीक है जी। एनसीईआरटी में शायद उसने मेरे ख्याल से वर्कर्स को वहाँ ले रखा है, ठीक है, एक्सटर्नल में ले रखा है। बाकी एनसीईआरटी अपडेट होती नहीं है, एनसीईआरटी कई साल लग जाते हैं अपडेट होने, वो और स्लो प्रोसेस होता है उसका। उसमें सर एक एनके पे होती है स्कूल है, सिर्फ वो यूज़ करते हैं। हाँ जो तो सर कुछ उन्होंने कहा होगा कि भाई जो वर्कर्स होते हैं, इंटरनल वो होता है जो मतलब जिसका बिजनेस हो, तो ओनर या बिजनेस चला रहा हो, तो इन्होंने इंटरनल में रखा है ओनर्स और मैनेजमेंट। इन्होंने इंटरनल में रखा है ओनर्स और बस, बाकी सारे एक्सटर्नल में। हाँ पहले जमाने में 2021 तक वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस को इंटरनल में रखा जाता था, लेकिन 2021 के बाद उन्होंने वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस को कहाँ रख दिया, एक्सटर्नल यूजर्स में। कहाँ रख दिया। तो जो देखो अब एक्सटर्नल में कौन, इसलिए अपने टीचर से पूछ लेना कि मैम 2 + 2 5 करना है क्या। अगर वो कहे यस तो कोई दिक्कत नहीं, कर देना, नंबर तो उसे देने हैं। हाँ बोल भाई। सर उन्होंने कहा कि भाई बिजनेस किसका होता है, ओनर का होता है। आ तू बता कि बिजनेस किसका है, मेरा है या मेरे एम्प्लॉय का। तो सर इसलिए उसे कहा इंटरनल यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स बाहर वाले, क्योंकि वो अगर मैंने उसे निकाल दिया तो बाहर, अभी तो एक ना एम्प्लॉय है ना, तो एम्प्लॉय और ओनरशिप में तो अलग होना ही चाहिए ना। बिजनेस किसका होता है, ओनर का, तो ओनरशिप। और जनरली मैनेजमेंट भी ना, मैनेजमेंट भी जो होती है वो ओनर वाला। अब तो बता रिलायंस की मैनेजमेंट किसके पास है, मुकेश अंबानी, उसके बच्चों के पास। तो एक तरह वही इंटरनल यूजर्स हुए ना। हाँ ये जो एक्सटर्नल यूजर्स क्या है, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। बाकी तुम्हारी टीचर का है कि इंटरनल में लिखना तो इंटरनल में लिख लेना, अपने टीचर से बात कर लेना। हाँ जी, और आपकी टीचर सेम है सबकी, आपकी टीचर ने क्या कहा है, नाइस। भैया कोई 11th में ना 12th में चाहे मत सुनो, लेकिन 11th में थोड़ा थोड़ा सुनना पड़ता है टीचरों की। वो 2 + 2 कई जगह 5 लिखवाती हैं, तो अगर वो 2 + 2 5 लिखवाएंगी, हमें वो भी वही मानना पड़ेगा ना। इसलिए टीचरों की बात सुन लो 11th में, 12th में चाहे मत सुनना।
मैं वही कह रहा हूँ, कुछ टीचर ना 11 में कुछ चीज़ें जैसे ये बता रहा हूँ, अब बुक में लिखा हुआ है एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियंस एक्सटर्नल यूजर्स है, लेकिन कुछ टीचर उनको ना अभी तक वो बुक पढ़ती नहीं है, कि चेंजेस पढ़ती नहीं है, अपने आप अपडेट रखते ही नहीं है कुछ टीचर्स। तो वो टीचर जिन्होंने, क्योंकि हमने भी यही पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ तो कहाँ होते हैं, जब हम 11 में तो हमने भी यही पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ कहाँ आते हैं, इंटरनल में आते हैं, लेकिन अब चेंज हो गया 2021 में। तो कुछ टीचर अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, तो फिर उनको समझाना पड़ता है, वो समझते भी नहीं है, इसको दिक्कत ही है, वो तो चेंज करना नहीं चाहते, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर रेजिस्टेंस टू चेंज, मैनेजमेंट हेल्प्स देम टू चेंज। नेक्स्ट 12th में पढ़ूंगा BST में। हाँ जी, एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस, फिर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सटर्नल में आएंगे जी, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, अभी बताता हूँ मैडम, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी, रिसर्चर्स, ये जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, क्या कौन, पब्लिक, रिसर्चर्स पब्लिक, देखो जो हमारे यूजर दो तरह के हो गए, एक इंटरनल और एक कौन हो गए, तो इंटरनल बच्चों ओनर्स ऑफ मैनेजमेंट है, और एक्सटर्नल्स कौन है, एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटी, रिसर्चर्स एंड पब्लिक। अगर आपकी टीचर कहती है एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन इंटरनल है तो कर देना भाई, क्योंकि नंबर उसने देने हैं, ठीक है। बाकी जो टीचर कहे नहीं इसे एक्सटर्नल में लिखो, समझ जाना, वो अप टू डेट रहती है, अपने आप को रखती है, बेटर अच्छी टीचर है, डायनेमिक है। हाँ इंटरनल लिखना, तरुणा मैम ने इंटरनल लिखवाया, अच्छा नाइस। चलो सुनो बच्चों ध्यान से, बच्चों ओनर्स को अकाउंट की इन्फॉर्मेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, ओनर को अकाउंट की इन्फॉर्मेशन की क्यों क्या जरूरत है, बताओ। ओनर्स को देखो, जो ओनर ने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल, क्या लगाया, ये पॉइंट्स ना ऐसे नोट कर लेना, जो बच्चा नोट कर रहा है ना, हमें आप नोट कर रहे हो ना, ऐसे नोट कर लेना, ये दिमाग में ना इसको पॉइंट पैराग्राफ फॉर्म में बना लेना। वहां पे कैपिटल लगाई है उसने, क्या लगाई है, कैपिटल लगा के उसने रिस्क लिया बिजनेस से, क्या लिया, तो वो जानना चाहता है कि मेरे बिजनेस का इधर, हाँ बेटा ऐसे ही करना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए कर रहा हूँ, आप ऐसे ही करना। कैपिटल लगा के रिस्क लिया, तो वो जानना चाहता है कि जो मैंने रिस्क लिया उसका, उसके बदले में मेरे को रिटर्न क्या मिल रहा है, उसके बदले मुझे रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट या। तो वाई आपसे एक नंबर को पूछो, इनमें से ना कोई एक नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, यूजर्स में, या तो ऐसे आएगा बताओ इनमें से कौन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, आपसे पूछेगा बताओ इंटरनल है या 1 मार्केट थ्योरी। तो अगर आप बता देना भाई ये दोनों इंटरनल होते हैं, बाकी सारे एक्सटर्नल होते हैं, एक्सेप्ट ये, आपकी टीचर ने इसको इंटरनल लिखवाया तो इंटरनल में लिख देना, आपकी टीचर ने एक्सटर्नल लिखवाया तो हाँ। फिर एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, 1 मार्केट थ्योरी, कि वाई ओनर इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वाई ओनर इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग, आप बता देना ओनर ने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल, कैपिटल लगा के उसने क्या लिया, तो रिस्क का जानना चाहता है कि उसका रिटर्न क्या हुआ, प्रॉफिट मिला हो उसे लॉस मिला, इसलिए अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होता है जानने के लिए कि उसे प्रॉफिट हुआ या। एक्सप्लेन कर लोगे तो मैं जो नोट्स में ये लिख कर दूंगा भाई कैपिटल रिस्क रिटर्न, तो आप इसको एक्सप्लेन कर देना, हो जाएगा, अपने वर्ड में पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है जी। आगे चलते हैं, वो जो मैनेजमेंट कौन होती है, सेम रिपीटेटिव थ्योरी है जी, सेम रिपीटेटिव थ्योरी। मैंने तुम्हें बताया था मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट को बिजनेस चलाती है, मैनेजमेंट कौन होती है, जिसे बिजनेस को रन करना होता है, मैनेजमेंट रन्स द बिजनेस, मैनेजमेंट रन्स द, तो उसे रन्स द बिजनेस करने के लिए क्या करनी है, डिसीजन मेकिंग लेनी है, क्या लेनी है। एग्जाम्पल बताया था बहुत बार, फिक्सेशन ऑफ, एग्जाम्पल फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, फिक्सेशन ऑफ, बजट्स बनाने होते हैं, उन्हें क्या करने होते हैं। ये सारे डिसीजन कैसे होंगे, ये सारे डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैसे लिए जाएंगे,
तो भैया आप बता देना कि भैया मैनेजमेंट को अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज दे रन्स द बिजनेस, बिकॉज दे रन्स द बिजनेस को रन करने के लिए उन्हें डिसीजन लेने होते हैं। एग्जांपल फिक्सेशन, सेलिंग प्राइस, बजट बनाने होते हैं। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग लेने के लिए उन्हें अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। समझ के बच्चों बात क्लियर है? आगे चलते हैं जी। हाँ जी बच्चों, एक्सटर्नल यूजर्स क्या है? हाँ जी, एक्सटर्नल यूजर्स में पहला इंप्लॉयज। अगर आपकी टीचर कहती है इसे इंटरनल माना तो इंटरनल मानना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नंबर उसी ने देने हैं। मैं उनके साथ लड़ना नहीं चाहता, 12th में लड़ेंगे जहाँ से लड़ना है, जहाँ वो गलत है, क्योंकि 12th बोर्ड है। हाँ जी बच्चों, इंप्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन क्यों हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होती है? क्योंकि उनकी सैलरीज जो होती है ना, इधर हो गया ना, इधर हो गया बेटा आशिता नोट, ये जो है ना हमारे इंप्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस, जो हमारी इंप्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस है, ये रोज कहते हैं जी हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारे वेजेस बढ़ा दो, ठीक है ना। सैलरीज एंड वेजेस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? सैलरीज एंड वेजेस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। कहते हैं अच्छा सर जी तुमने पिछले साल कमाया प्रॉफिट 500 करोड़ का, इस साल तुम्हारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 600 करोड़, हमें नहीं कुछ दोगे इसमें से, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाओगे, हमारी मेहनत की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा है, हमारी भी सैलरी बढ़ाओ, हमारे भी वेजेस बढ़ाओ। तो अकाउंट्स में ये क्यों लोग इंटरेस्टेड होते हैं? ये जानने के लिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा या नहीं बढ़ा। क्योंकि कंपनी का जो सैलरी एंड वेजेस, जो इंप्लॉयज के सैलरी और वेजेस होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? प्रॉफिट के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? प्रॉफिट बढ़ा तो ये भी कहते हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारे वेजेस बढ़ाओ, नहीं बढ़ाते तो स्ट्राइक करो, लॉकआउट करो, हाय हाय करो, मालिक हाय हाय, ठीक है जी। तो ये लोग करने जाते हैं कि हमें भी प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बढ़ गया तुम्हारा, हमारी सैलरी वेजेस बढ़ाओ ना। सुना की बात। इसके अलावा दिवाली पे क्या मांगते हैं? बोनस, यानी बोनस, प्रॉफिट बढ़ गया हमें बोनस भी चाहिए, सैलरी बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, ठीक है। फिर साल में छुट्टी भी मारते हैं जब काम का सीजन होता है, ठीक है। मतलब इनको सैलरी भी चाहिए होती है, बोनस भी चाहिए होता है, और साथ में कहते हैं क्या? छुट्टी चाहिए। कब? जब मेन सीजन होता है, जब मेन। समझ आ गई बच्चों बात? हाँ जी आगे चलते हैं जी। तो आप बता देना भैया इंप्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस, इंप्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस, सुनो सर, इंप्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंट्स में? क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंट्स में? क्योंकि उनकी सैलरी एंड वेजेस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? प्रॉफिट के ऊपर। बोनस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अकाउंट्स से। इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। आगे चलते हैं जी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हाँ जी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे अकाउंट्स में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं जी? सर बैंक ने हमें लोन दिया होता है, उसको ना चिंता होती है कि उसको लोन की रीपेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमें लोन दिया, तो लोन की रीपेमेंट की उनको चिंता होती है, उसके इंटरेस्ट की चिंता होती है उसको कि उसे टाइम पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो जानना चाहते हैं हमारी फाइनेंशियल वो जानना चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन हर साल कहीं आप देने के काबिल हो या नहीं हो, कहीं आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ तो नहीं रही, कहीं आप भाग तो नहीं जाओगे विजय माल्या की तरह। जी हाँ, वो हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन इसलिए देखना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चल रही है, क्या आप आराम से लोन रीपेमेंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इंटरेस्ट टाइम पे पे कर पाओगे या। क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिगड़ रही है, फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ रही है, यानी लॉस में जा रहे हो आप, और एसेट भी बिकते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो आप टाइम पे लोन रीपेमेंट कर पाओगे? क्या आप टाइम पे इंटरेस्ट पे कर पाओगे? इसलिए बैंक इंटरेस्टेड होता है हमारे अकाउंट्स के अंदर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसके अंदर कौन इन्वेस्ट करते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो सोच रहे हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या। आप बताओ जो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? आप मान लो मैंने कहा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, तो पहले सबसे पहले क्या देखोगे कि भाई कंपनी में आपका पैसा सेफ है या नहीं है, आपकी कंपनी में पैसा सेफ है या। सेफ्टी ऑफ देयर मनी, वो कंसर्न होते हैं, अकाउंट्स में इंटरेस्ट होते हैं कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें कि उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। सेफ्टी ऑफ देयर मनी, साथ में उसका रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। सेफ्टी ऑफ द रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ देयर मनी, और दूसरी चीज रिटर्न या ग्रोथ कह लो कि उसकी ग्रोथ होगी, रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन देयर मनी या मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है जी, यानी कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे होते हैं, वो यही चाहते हैं कि आपका उनका पैसा सेफ रहेगा नहीं रहेगा, उनको रिटर्न मिलेगा या।
और अगला क्या था? हाँ जी, क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर आर द पर्सन जिसे उधार पे गुड्स खरीदते हैं, तो उन्होंने आपको क्रेडिट दे रखा होता है, उधार दे रखा होता है। तो भैया उधार वापस मिलेगा नहीं मिलेगा? पैसे वापस मिलेंगे या? तो वो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है। वो चाहते हैं देखना कि भैया इनके एसेट्स है या नहीं है, लायबिलिटीज है या नहीं है, आराम से एसेट से लायबिलिटी पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो क्रेडिटर्स आर द पर्सन जिन्हें हमें उधार पे गुड्स खरीदे होते हैं, जिनको पैसे देने होते हैं। तो देना क्या सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से उन्हें पता चलता है कि हमारे पास एसेट क्या क्या, हमारे एसेट से आराम से लायबिलिटी पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। तो क्रेडिटर आर इंटरेस्टेड, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिन्होंने उधार दिया रखा है, तो वो जानना चाहते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे एसेट्स देखना चाहते हैं कि हम अपने एसेट से लायबिलिटीज पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट। हाँ जी, अच्छा अगला क्या था? गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी। बच्चों गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी, आप अगले साल मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखोगे देश की, जिसे क्या बोलते हैं? जीडीपी। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इस साल 11 में माइक्रो है ना, अगले साल क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ोगे आप? जीडीपी, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखोगे। इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स है, कैसे इनकम कैलकुलेट होती है। तो बच्चों जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है, पूरे इंडिया की इनकम कैलकुलेट करती है, जीडीपी कैलकुलेट करती है। नेशनल इनकम इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए उन्हें आपकी इनकम की जरूरत होती है। वो इनकम कहाँ से मिलेगी? जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए उन्हें क्या जरूरत होती है? इनकम कहाँ से मिलेगी? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट आपकी अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होती है कि देखो भाई इनकी इनकम कितनी है, उसी से हमारी जीडीपी कैलकुलेट होगी पूरे देश की। तो इनकम कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए बिजनेस की। टैक्स अथॉरिटीज, मुझे टैक्स अथॉरिटी कौन कौन से टैक्स कलेक्ट देने पड़ते हैं? एक इनकम टैक्स और पिछली क्लास में बताया था, एक इनकम टैक्स और, जी हाँ, हमें दो तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, एक इनकम टैक्स और एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनकम टैक्स आपके प्रॉफिट के ऊपर लगता है, इनकम टैक्स आपके प्रॉफिट के ऊपर लगता है। और जीएसटी किस पे लगता है? सेल्स पे लगता है। किस पे लगता है? सेल्स या रिसिप्ट्स पे। तो ऑब्वियसली उन्हें कैसे मिलेगा कि आपका, जब आपको उनको प्रॉफिट चाहिए आपका इनकम टैक्स लगाने के लिए, सेल्स और रिसिप्ट चाहिए जीएसटी लगाने के लिए, ये उसे उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? आपके अकाउंट से। कहाँ से मिलेगी? तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपके अकाउंट में इसलिए इंटरेस्टेड होती है क्योंकि उनको इनकम टैक्स लेना है आपके प्रॉफिट के ऊपर, जीएसटी लेना है आपके सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर? सेल्स या रिसिप्ट के ऊपर। समझ आ गई बच्चों बात? नेक्स्ट कौन है? एक और है ना, पब्लिक भी है ना, रिसर्चर्स एंड, बस दो रह गए ना। पहले पब्लिक डिस्कस कर लेते हैं, पहले पब्लिक डिस्कस कर लेते हैं जी। आप, हाँ जी सर, आप पिछली क्लास में आए थे क्या? देखो सर, ये पूछ रहे मेरे को जीएसटी पे करना होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था मेरे को क्यों नहीं पे करना, पिछली क्लास में नहीं आया था। तो अब तो तेरी गलती। तो मैंने ना तीन अपने, वो 20 लाख का जीएसटी एग्जाम है, तो मैंने अपनी 3 फॉर्म्स बना ली, सुमित बैंक क्लासेस, सुमित बैंक एचयूएफ और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या तू बना सकता है अभी? क्या श्रीकांत गोयल अभी एचयूएफ बना सकता है? श्रीकांत एचयूएफ और एक आशमा डैंग, 3 फॉर्म बना ली भाई। अभी एक 4 साल बाद में एक और फॉर्म बना लूँगा तो 80 लाख का एग्जाम हो जाएंगे। हाँ फिर थोड़े क्या, हाँ मैं क्या कह रहा था, श्रीकांत गोयल एचयूएफ बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। पूछ क्यों? तेरी शादी नहीं हुई। सुमित बैंक एचयूएफ वही बना वाला कि एचयूएफ तभी बन सकती है जिसकी शादी हो चुकी हो। ये गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दे रखा है, एक फॉर्म है, ये सिर्फ किनको फायदा है? हाँ जिनकी शादी हो चुकी है। और हाँ मुस्लिम्स को ये फायदा नहीं है, ये सिर्फ हिंदू सिख जैनियों को फायदा है, मुस्लिम को इसको एग्जाम कर रखा है। वो गवर्नमेंट कहती है ये हिंदू जैनी सिख सब हिंदू ही हैं, ठीक है, उनको फायदा दे रखा है, मुस्लिम्स को इसके अंदर फायदा नहीं दे रखा। यानी कि अगर आपको टैक्स में बेनिफिट लेना है, टैक्स में बेनिफिट लेना है तो आपको शादी करनी पड़ेगी, उसका बेबी भी करना पड़ेगा।
ठीक है जी, बेबीज के बाद ही बेनिफिट होता है क्या? हाँ अब